लाइव जो है बीच में ही कट करना पड़ा, उसको एंड करना पड़ा। और उसके बाद हम दोबारा लाइव होने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग बता देंगे हमें कि अगर आवाज़ आ रही है सही, साफ, क्लियर, ठीक, तो हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। हमारे साथी यमन कैमरे के पीछे ही हैं, वो इसी के चक्कर में बैठे हुए हैं। तो ये लोगों के कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो, अच्छा ठीक है। जैसा होगा आप हमें बताते रहिएगा बीच बीच में, हम तब तक अपना काम शुरू करते हैं। मैं हूँ श्वेतांक और आप देख रहे हैं द ललन टॉप सिनेमा। अगर आपने हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम जो भी करें, हम वीडियो पोस्ट करें या लाइव जाएं या कुछ भी एक्टिविटी करें हम यूट्यूब के ऊपर, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लाइक, फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको भी अच्छा कंटेंट मिलेगा, हमें आपका सपोर्ट मिलेगा, अच्छा रहेगा, साथ में काम करेंगे अपन। और आवाज़ और सही सब ठीक है अभी? हाँ, तो आज हमारा विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो जैसा हमने पिछले वीडियो में, पिछले लाइव में जो कट हो गया बीच में, उसमें ही बताया था कि हमारा मेन इश्यू ये है कि RRR फिल्म जो आ रही है, RRR अपने तरह की या अपने बजट की, अपने लेवल की पहली फिल्म है जिसे नॉर्थ इंडिया में इतने बड़े लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। जाहिर तौर पर बाहुबली के बाद SS राजामौली की जो है एक फिल्म मेकर के तौर पे साख जो है वो ऑलरेडी अच्छे फिल्म मेकर हैं, उनका क्राफ्ट पे कमांड है, ये लोग मानते हैं, जानते हैं। लेकिन बाहुबली के बाद जो है एक बॉक्स ऑफिस जो ऑल ओवर इंडिया वाला पार्ट है, कि ऑल ओवर इंडिया में लोग उनको जानने लगे हैं, उनकी फिल्में लोग अब देखना चाहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बाहुबली में दिखाया उससे लोगों को बहुत उम्मीद बन गई है। तो इसलिए जब RRR की तैयारी चल रही थी पिछले लंबे समय से, पहले ये फिल्म जो है जुलाई 2020 के लिए शेड्यूल थी रिलीज़ होने के लिए, लेकिन नहीं हो पाई कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से। अब इस फिल्म को 7 जनवरी 2022 को रिलीज़ किया जाना है, इस साल, अगले साल, यानी अगले साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और मोस्ट अवेटेड तो है ही। तो दिक्कत यह है कि कल जो है दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया कोविड को देखते हुए, ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए जो मसला हुआ था। तो उसके बाद जर्सी की रिलीज़ कैंसिल हुई, जो कि 31 दिसंबर 2021 को रिलीज़ होनी थी। उसके बाद लोगों में ये खौफ हो गया कि वापस से, क्योंकि दिल्ली में थिएटर्स बंद हो गए येलो अलर्ट के बाद, तो लोगों में खौफ ये हो गया कि कहीं ये और भी फिल्में जो हैं इस चक्कर में ना पड़ जाएं। लेकिन आज तरण आदर्श ने, जो है मशहूर ट्रेड एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे बताया कि राजा मौली ने उनको कंफर्म किया है कि उनकी फिल्म इंडिया समेत दुनिया भर में 7 जनवरी 2022 को ही रिलीज़ हो रही है। तो कम से कम इस बात की राहत है कि ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। हमारा मसला है मुख्य कि अब ये प्रमोशन वाला, ये क्या है, ये क्या, कौन सा गेम है, क्या है। तो ये हमारे साथी हमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यमन, हेलो कहिए सबको प्लीज़। हेलो 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 मित्रोस। आप अपील अपील। हाँ जी, सबसे पहले तो वही बात कि सिनेमा टीम से हम दोनों लोग, मैं और श्वेतांक, डेली शाम को लाइव आते हैं ललन टॉप के मेन चैनल पर। और अगर आप हमें मिस कर जाते हैं किसी भी रीज़न से, या सिनेमा से जुड़े और अपडेट्स लेना चाहते हैं, क्या घट रहा है सिनेमा जगत में, इंटरनेशनल सिनेमा हो, हिंदी सिनेमा हो या गैर हिंदी सिनेमा में जो भी चल रहा हो, वो सब जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, ललन टॉप सिनेमा के। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाइट चली गई है किसी रीज़न से, लेकिन अंधेरा कायम नहीं रहेगा, मैं आपको बता दूं। जैसे किल्विश को हरा के शक्तिमान जीता था, वैसे ये लाइट भी आने वाली है, चंद सेकंड्स की बात है। तब तक ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए। सिनेमा के जो भी न्यूज़ अपडेट्स, जो भी छोटी छोटी बात से लेके बड़ी से बड़ी स्टोरी जो हम मानते हैं कि आपकी फीड में होनी चाहिए, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, किसी एक्ट्रेस के एयरपोर्ट लुक्स और वो बेडरूम वाली स्टोरीज मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। अच्छी बात, लाइट भी आ गई है, हमने सच हाँ, बोला इसलिए लाइट आ गई। राइट, आ गई पावर ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की ताकत। तो आज जैसा कि मेरे साथी श्वेतांग ने आपको बता दिया है कि RRR पे हम बात कर रहे हैं। RRR क्या है? राइज और रिवोल्ट। रोग एंड रिवोल्ट, सॉरी। हाँ, तो 7 जनवरी को फिल्म रिलीज हो गई है। अब कल क्या हुआ कि दोपहर में न्यूज़ आई कि जर्सी को पोस्टपोन कर दिया गया है 3 दिन पहले रिलीज से। शाहिद कपूर की बड़ी फिल्म थी कबीर सिंह के बाद। कबीर सिंह ने 250 करोड़ से ज़्यादा का कमबैक, वो कलेक्शन किया था, सॉरी। और जर्सी से भी कुछ उम्मीदें थी, क्योंकि दोनों ही फिल्में साउथ इंडियन रीमेक्स हैं। अब 3 दिन पहले ऐसा रिस्क लिया, और उसके बाद अब राजा मौली बता रहे हैं कि हम अपनी फिल्म नहीं हटाएंगे थिएटर से। तो एक बड़ी बात है और फिल्म मेकर्स के लिए भी कि हाँ, डटे हुए हैं लोग, अभी भी सिनेमा ख़त्म नहीं हुआ है। तो RRR को लेके हमारी बात चल रही है। RRR वैसे भी नॉर्मल फिल्म नहीं है। एक तो बाहुबली वाले राजा मौली हो गए हैं अब वो,
विक्रमार्कुडु वाले राजा मौली नहीं बचे हैं ज़्यादा लोगों के लिए। ईगा वाले भी नहीं है। हाँ, ईगा वाले भी नहीं, जैसा कि शतांग ने कहा। तो उस लेवल पे प्रमोशन हो रहा है। इसके प्रमोशन की एक मेमोरी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले मैं स्पाइडरमैन नो वे होम देखने गया था पीवीआर में। हर जगह, इवन दो वो स्पाइडरमैन की फिल्म थी, हर जगह आरआरआर के पोस्टर थे। फिर पता चला कि आरआरआर और पीवीआर ने करीब 850 स्क्रीन्स पे अपना प्रमोशन वो किया है। मतलब 850 से ज़्यादा हॉल्स को वो किया गया है, रीवैम्प किया, रीडिज़ाइन किया गया है इसके मार्केटिंग के लिए। तो एक बड़ी न्यूज़ है। मतलब इस लेवल का प्रमोशन मुझे याद नहीं किसी इंडियन फिल्म ने किया हो इससे पहले। आप क्या सोचते हैं श्वेता? सबसे पहले तो एक साथी हैं हमारे सुशांत जी, वो पूछ रहे हैं ऐसा क्या खास बताएंगे आप लोग। खास दोस्त, हम जो भी बता रहे हैं हमारी ओर से कोशिश है कि हम आपके टाइम को, जो वर्थ है टाइम का आपके, वो हम आपको दे पाएँ, हम आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे पाएँ आरआर से रिलेटेड। अगर अगर आप सिनेमा में बिल्कुल थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो हम आपको उस बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे कि आरआर का प्रमोशन है ना, आरआर का प्रमोशन हमारे लिए इसलिए खास है, दिखने में इसलिए वो स्पेशल है क्योंकि आरआर एक पैन इंडिया फिल्म बुला रहे हैं उसको, है ना। आजकल एक नया टर्म आ गया है चलन में कि जो साउथ इंडियन फिल्म जो है वो हिंदी भाषा में भी रिलीज होती है, उसको पैन इंडियन फिल्म कहते हैं। तो इस फिल्म का जो है आरआर का ओरिजिन जो है वो तेलुगु इंडस्ट्री से होता है। तो आमतौर पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि साउथ इंडियन ओरिजिन वाली फिल्में जो है नॉर्थ इंडिया में इतने बड़े लेवल पे प्रमोट की जाएँ। इसलिए इनको देखना, जो आरआर का प्रमोशन जो है वो देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है आजकल, कि वो जैसे तमाम छोटी बड़ी हिंदी फिल्मों की तरह उनके स्टार्स भी जो हैं हर एक शोज़ पर जा रहे हैं, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। तो वो बड़ा एक प्यारी चीज़ है, वो बहुत प्यारा लग रहा है। और जैसे होता है एक्टर्स को फिल्मों में देखते हैं तो उनकी एक इमेज बन जाती है। जैसे जूनियर एनटीआर हो गए, फिल्म फैमिली से आते हैं, इनके बारे में ऐसी राय थी लोगों की कि फिल्मों में जैसे जिस तरह के रोल्स करते हैं, ये एक्शन करते हैं और तो बड़े सीरियस टाइप के, रिजर्व टाइप के आदमी हैं। लेकिन अभी इनको इस तरह के नए तरह के उसमें देखना वो बहुत ही प्यारा चीज़ है। मतलब यही अच्छी चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी खुशियाँ जो है, छोटी छोटी चीज़ें जो है, बस यही अपन ढूंढ रहे हैं लाइफ में। तो स्पेशल हम यही कर सकते हैं कि आपको हम प्यारी चीज़ें बताएं जो आपको भी सुन के अच्छा लगे, हमें भी वो करके अच्छा लगे, है ना। हमारे टाइम समय की जो है कीमत बनी रहे, तो ये पार्ट है। तो ये तो होगी प्रमोशन की बात। और अगला मसला हमारा ये था, रिलीज़ की चर्चा हम कर चुके हैं कि आरआर की रिलीज़ जो है पोस्टपोन नहीं हो रही है, वो 7 को ही रिलीज़ हो रही है और राजा मौली ने खुद कंफर्म किया है। अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है, कोई कुछ पूछ रहे हैं, जनता हमारी पूछ रही पब्लिक। मूवी शूटिंग एंड बिहाइंड द सीन्स। हाँ, वो अभी आएगा एक्चुअली आरआर को ना प्रमोशन के लिए इसका एक, हाँ यशराज जी पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि सिनेमा महाराष्ट्र और दिल्ली में बंद होने से इसके कलेक्शन पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि दिल्ली जो है और दिल्ली और मुंबई सिनेमा के लिहाज से दो बड़े वो हैं, टेरिटरीज़ हैं, टेरिटरी नहीं कहेंगे, स्टेट्स हैं वो, है ना, दो बड़े। और जहाँ पे सिनेमा को खूब देखा जाता है, पसंद किया जाता है। और मुंबई तो खैर सिनेमा का वो अड्डा ही है वहाँ पे, वो कि वहीं पे फिल्में बनती हैं, वहाँ पे भारी ऑडियंस देखती है उनको और उनका कलेक्शन उससे बड़ा बड़ा होता है ज़ाहिर तौर पर। अगर वहाँ के कलेक्शंस नहीं होंगे तो टोटल कलेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे बाहुबली है, राजा मौली की पिछली पिक्चर है। राजा मौली वो सोच के शायद नहीं बनाई हो कि हम इतनी बड़ी पिक्चर बना देंगे, इतनी कमाई कर लेगी ये फिल्म, लेकिन उसने किया क्योंकि सिचुएशंस नॉर्मल थे, लोगों ने देखा कुछ नया है, किसी ने मेहनत किया है इसके ऊपर, है ना। बहुत वीएफएक्स लगाया, बहुत साल लगे फिल्म बनाने में, 2 साल 3 साल लगे। उस दौरान उन एक्टर्स ने कोई फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन वो लास्ट में सब पे ऑफ हो गया कि चलो भाई फिल्म ने इतना कर लिया। अब उम्मीद आरआर से लोगों को भी यही है, फिल्म मेकर्स को भी यही है, और जो ट्रेड पंडित्स हैं उनको भी यही लगता है कि आरआर भी बड़ी कमाई करेगी। इवेंट फिल्म है, क्योंकि अब इतनी बड़ी जब बाहुबली बना लेते हो ना तो आपकी हर फिल्म इवेंट फिल्म हो जाती है। ऊपर से आरआर को 400 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। 400 करोड़ रुपए के बजट में कोई फिल्म बनना, उससे आपको वो होता है कि 400 करोड़ में तो ये सिर्फ उसकी लागत है, प्लस प्रिंट एंड पब्लिसिटी को, जैसा हमने बताया कि प्रमोशंस हो रहे हैं, प्रमोशन में खर्चा होता है ना। प्लस फिल्म को 6 महीने 7 महीने रोक के रखा गया है, जुलाई में रिलीज़ होनी थी, जनवरी में आ रही है, उसको रोका गया, उसके लिए उसका भी कॉस्ट बनता है। तो ये खर्चा बढ़ता जा रहा है, इसको कहाँ से निकालेंगे? अपने को चाहिए बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। तमाम सोर्सेज हैं, प्रोड्यूसर जो हैं तमाम जगह से रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते हैं, उनके डिजिटल राइट्स बिकते हैं, सैटेलाइट राइट्स बिकते हैं, म्यूज़िक राइट्स बिकते हैं।
तो लेकिन मेजर सोर्स जो है अपना वो सिनेमा है, और सिनेमा कहाँ है? दिल्ली में और मुंबई में। महाराष्ट्र में तो अभी शायद बंद नहीं हुए हैं पूरे, लेकिन दिल्ली में बंद हो चुका है, तो एक झटका तो ये लग ही चुका है। तो जिस तरह की कमाई की उम्मीद रहती है बाहुबली के राजा मौली की फिल्मों से, आजकल मैं राजा मौली और बाहुबली को इंटरचेंजेबली यूज़ करने लगा हूँ, पता नहीं, इस पर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो राजा मौली की जो फिल्म है, अब लोगों को उम्मीद है बड़ा कलेक्शन करेगी, और मतलब करेगी। जो आजकल जो फिल्में सूर्यवंशी वगैरह देखी आपने, या पुष्पा देख रहे हैं, स्पाइडरमैन ने वो किया जो मतलब बहुत सारी हिंदी फिल्में नहीं कर पाई, तो उम्मीद इससे भी है कि वो करेगी, लेकिन वो दोहरा पाना जो बाहुबली ने किया था, वो इस सिचुएशंस में मुझे लगता नहीं कि इतना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि एक तो थिएटर्स बंद हो रहे हैं, प्लस कोविड स्केयर है, पब्लिक थिएटर में जाने से बच रही है, तो नहीं जाना चाहती है। लेकिन फिर भी वही है कि आप इतनी बड़ी फिल्म, या आपकी फिल्म कितनी बड़ी है, या कितना आपने उसमें किया है, कितनी वो अच्छी लग रही है कि लोग उसको जाके देखना चाहें, वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है ना, तो वो वाला फैक्टर है। लेकिन कलेक्शन में फ़र्क तो पड़ने वाला है दोस्त। लेकिन यहाँ मुझे एक छोटी सी बात याद आई कि जैसे बाहुबली थी, बाहुबली से पहले हम में से ज़्यादातर लोगों को मतलब नहीं था कि प्रभास कौन है कौन नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हमें उनकी फिल्म देखते थे सेट मैक्स पे, जी सिनेमा पे, जो हिंदी डब्ड फिल्में आती थी, बिल्ला हो गई और ये सब जितनी भी फिल्में आती थी। बाहुबली के बाद प्रभास के करियर तो बढ़ चुका है पूरी तरह, बिफोर और आफ्टर वाले हिसाब में। अब जनता को फर्क पड़ता है कि प्रभास अपनी फिल्म कौन सी चुन रहे हैं अगली। वो अब अगली फिल्म के सेट पे कब पहुंचेंगे, कब काम करेंगे, कब उसका मुहूर्त शॉट होगा, कब उसके शेड्यूल निपटेंगे। ये तो कहानी बाहुबली के बाद की हुई। अब बाहुबली से मेरा ये सवाल था, मुझे याद है कि मैं एक इवेंट में गया था, वहाँ पर विक्रमादित्य मोटवानी से किसी ने पूछा कि अब क्यों लगता है ऐसा कि हमारे यहाँ पे सुपर हीरो फिल्में नहीं चलती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट है वो हमारा नहीं है, वो विदेशी है। हमारा सुपर हीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे सुपर ह्यूमन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिर उन्होंने बाहुबली का एग्जांपल लिया उसी लाइन में, एक ही लाइन में। अब बाहुबली को देखिए, इतने करोड़ की कमाई की। तो बाहुबली का जो चलने का एक मेजर फैक्टर था, जो पूरी अपील थी, वो माइथोलॉजी को अपन मान सकते हैं, क्योंकि स्टार फैक्टर की वजह से तो हिंदी हार्ट बेल्ट नहीं गया देखने कि राणा दागुबत्ती को देखने चलेंगे या प्रभास को देखने चलेंगे। वो एक मेजर रीज़न था माइथोलॉजी से। अब ये जो आ गई है RRR, इसमें भी हिस्ट्री के जो कैरेक्टर्स हैं, अलोई सीताराम राजू और कोमाराम भीम, इनकी कहानी है, लेकिन उसको थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए फिक्शनलाइज किया है, अपने हिसाब से जोड़ घट किया है फिल्म मेकर्स ने। यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हिस्ट्री और माइथोलॉजी वाला वो है, पहले माइथोलॉजी ट्राई की राजा मौली ने, अब हिस्ट्री कर रहे हैं। तो वो लगता है कि ये सोचा समझा वो था कि ये चीज़ें चलती ही हैं, क्योंकि और हिस्ट्री तो आजकल कितनी पॉपुलर है, हम देख ही गए। हमारी चाय की टपरी से लेके ट्विटर तक हर जगह हिस्ट्री के डिस्कशन चलते ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ सोचा हो, या इसको अगर ये नॉर्मल आज के हिसाब से बनाते तो इतनी चल पाती या चलने का स्केल होता? मतलब ये जैसे, एक तो ये आरआरआर की जो कहानी है, बेसिक स्टोरी है जो, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे इसके इंसेप्शन कैसे हुआ कि इस स्टोरी पे फिल्म बनाते हैं। एक्चुअली राजा मौली अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने 2004 में एक स्पेनिश फिल्म आई थी, द बाइसिकल डायरीज, ठीक है, जो कि चे गुवेरा पे की लाइफ पे बेस्ड थी। उनकी जो उन्होंने जो अपनी ट्रैवलिंग के दौरान जो डायरी लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड थी। तो उनको ऐसा आइडिया है कि हम भी कुछ इस टाइप का कुछ सिनेमा बनाएं। तो उन्होंने फिर रिसर्च शुरू की कि क्या कर सकते हैं। तो उनको कोमाराम भीम और सीताराम राजू की कहानी पता चली। ये लोग जो है 1920s के टाइम में जो है इनकी कहानी घटती है 1920s के इंडिया में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये पूरी स्टोरी जो है इनकी वो फिक्शनल है, कि इसमें कुछ भी नहीं है। इनको इन्होंने ट्रीट किया है कि ये दो लोग जो है, एक आग है और एक पानी है। आग और पानी एक दूसरे के काट हैं, है ना, कि एक दूसरे को मतलब वो बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब दो आग और पानी साथ आ जाएं तो वो क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा कि राजा मौली अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो इस फिल्म के रिसर्च कर रहे थे तो उनको पता चला कि कोमाराम भीम और सीताराम राजू जो हैं, ये लाइफ में एक ही कंटेम्प्रेरी होते हुए भी ये लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं। इनका कोई राब्ता, कोई कनेक्शन आपस में नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसको हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो किया क्या उन्होंने कहा कि हम इनको एक साथ लाते हैं। हम देखते हैं कि अगर ये दो लोग कंटेम्प्रेरी हैं, एक ही समकालीन है, एक साथ हैं, लेकिन कभी मिले नहीं, अगर ये लोग मिलते तो क्या होता, कि ये दो लोग एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते या इंस्पायर करते, उससे क्या चीज़ें जो हैं बनती बिगड़ती। तो वो इस फिल्म में उनको दिखाने की कोशिश की गई है कि ये वाला पार्ट। और मतलब जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत ही मतलब मुझे लगा कि
ठीक है, थोड़ा होता है कि हिस्ट्री उठाते हैं उसको, उसमें थोड़ा फिक्शन मिलाते हैं और स्क्रीन पे डाल देते हो, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी फिक्शन है, इसमें आप ज़्यादा हिस्ट्री ढूंढोगे तो मसला ख़राब होगा। तो ये पूरी फिक्शनल स्टोरी है, और बस इसलिए है कि मतलब आपको देख के वो, आप एक तो एक रियल वो हैं कि रियल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनकी पूरी फिक्शनल कहानी है। हम, आपका सवाल क्या था अमन, मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ्लो में चला गया। मैं मेरा सवाल ये था कि जैसे मैं अपने सवाल के लिए एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ कि राजा मौली अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि उनको फिल्म का आइडिया कहाँ से आया। जो उनका पहला थॉट था वो था कि दो मेल सुपर स्टार्स को लेंगे और एक एक्ट्रेस होगी बस, और एक लव स्टोरी होगी, बस इतनी सी कहानी थी। ये आइडिया उन्होंने सुनाया जूनियर एनटीआर को और रामचरण को, और दोनों ने हाँ कर दी। फिर राजा मौली अपने घर गए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए उनकी फैमिली की एडवाइस बहुत मायने रखती है काम के सिलसिले में। उन्होंने अपनी पत्नी को आइडिया बताया कि ऐसा ऐसा है कि लव स्टोरी, दो सुपरस्टार्स और एक एक्ट्रेस। पत्नी ने तुरंत पलट के जवाब दिया कि तुमसे ऐसी लव स्टोरी या ऐसी फिल्म की उम्मीद कौन करता है, कौन देखने आएगा। वो चीज़ उनको हिट हुई। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसको चेंज करने का, पूरा स्ट्रक्चर घुमा दिया कहानी का। फिर वहाँ से सुपरस्टार्स वाली बात टिकी गई, लेकिन उनमें फिर कोमाराम भीम और अलूरी सीताराम राजू पर बेस किया गया। फिर आगे की कहानी तो हम सबको पता ही है। अब मेरा सवाल ये था कि जानबूझ के माइथोलॉजी हिट फार्मूला है अपने यहाँ, तो जानबूझ के हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है क्या? अगर ये कहानी आज के टाइम में सेट होती तो क्या उतनी चलती? वो आप अब उसको 1920s में इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको दिखाया जा रहा है। अगर उस सेटिंग को, वो क्या है कि 1920s जो है बहुत ही बड़ा हो जाता है ना, कि आप पूरा जाके पीछे क्रिएट करते हो। जब आपको कुछ पूरा क्रिएट करने को मिलता है तो आपके लिए चैलेंज रहता है कि आपको 1920s में जाना है, एक सब कुछ वैसा का वैसा दिखाना है। तो वो आप, और क्या है आज के टाइम, मुझे लगता है कि अगर फिल्म 1920s में सेट नहीं होती या आज के टाइम में भी सेट होती तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होती, क्योंकि वही बोलते हैं ना कि डायरेक्टर का क्राफ्ट कहाँ पे काम आता है, कि उसको क्या बनाना है उसके दिमाग में पहले से। वो हर चीज़ को सिर्फ बिजनेस वाले, आप बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फिल्म मेकिंग में, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट वो ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन फिर आर्ट कहाँ आता है, जो आर्ट की इम्पोर्टेंस है वो भी तो है ना। तो इसीलिए हम जब बोलते हैं, जब हम राजा मौली की बात करते हैं, हम राजा मौली को बाहुबली से पहले भी जानते थे। बाहुबली के बाद उनको इंडिया की एक बड़ी ऑडियंस ने जाना, दुनिया की ऑडियंस ने जाना, कि क्योंकि उनकी फिल्म ने कमाई की। कमाई इंपॉर्टेंट है ना, कमाई, कमाई की वजह से लोगों ने जाना। इतने ज़्यादा लोगों ने पिक्चर देखी, इतनी फिल्म ने इतनी ज़्यादा कमाई करी, तो उनको लोगों ने जानना शुरू कर दिया कि ये हैं। उसके पहले भी उन्होंने तमाम पिक्चरें बनाई हैं। उन्होंने मगाधिरा बनाई थी रामचरण के साथ ही, उन्होंने ईगा बनाई थी, उन्होंने तमाम फिल्में डायरेक्ट की हैं। और तो उससे पहले उनको जानते नहीं थे, लेकिन एक ये है इंपॉर्टेंट फोर्स की पैसे चाहिए, कि रिटर्न ज़रूरी है। लेकिन ये इकलौता फोर्स नहीं है राजा मौली। आप किसी भी डायरेक्टर को या फिल्म मेकर को उसकी फिल्म के बेसिस पे ही जज कर सकते हैं। आपने बाहुबली देखी है ना, क्यों देखी? क्योंकि आपको अच्छी लगी, है ना, अच्छी लगी तब देखी गई। यानी उस डायरेक्टर को अपना काम आता है। जब उसको अपना काम आता है तो उसके लिए, अब वो उसका मकसद चाहे कोई भी हो, जब उसको अपना काम आता है, उसको पता है उसको पिक्चर बनानी है, उसने एक टॉपिक चुना, उसने पिक्चर बनाई और उस पिक्चर ने बहुत सारे पैसे कमाए, वो दोबारा एक ऐसी पिक्चर बना रहा है। अब ये है कि माइथोलॉजी और हिस्ट्री वो क्यों ज़रूरी है, कि हिस्ट्री क्यों चलेगा और माइथोलॉजी क्यों चलेगा, है ना। माइथोलॉजी अभी नया नया वापस से रिलॉन्च हो रहा है ना। तान्हाजी आई, उसके बाद जो है, और उसके बाद हिस्ट्री वाला पार्ट जो है, और फिर अभी आदि पुरुष आ रही है, पृथ्वीराज आ रही है। पृथ्वीराज आ रही है। हिस्ट्री और मैथोलॉजी का मिक्सचर जो है वापस से रिलॉन्च हो रहा है। तो और पीरियड, ये तो इसको हिस्ट्री नहीं बोलेंगे, ये पीरियड फिल्म है, और जो कि फिक्शनल पीरियड फिल्म है जो 1920s में घटती है। तो अब पूरी तरह उसके ऊपर निर्भर करता है, आप टाइमलाइन के हिसाब से फिल्म नहीं देख सकते हैं ना। ये फिल्म 1920s में है, बाहुबली वाले डायरेक्टर ने बनाया, मैं देखेगा, ऐसा नहीं है। आप उसको इसलिए देखोगे क्योंकि बाहुबली डायरेक्टर ने बनाई है, दो सुपरस्टार्स काम कर रहे हैं, ट्रेलर देख के अच्छा लग रहा है, धाकड़ एक्शन सीक्वेंसेस हैं, आलिया भट्ट हैं, अजय देवगन हैं, तो पूरा एक पैकेज है। तो वो पैकेज तैयार किया गया है इसीलिए कि आप उसको जाके देखें। जब आप अपने प्रोडक्ट, आप सोचिए कि वो फिल्म मेकर अपने प्रोडक्ट को लेकर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, कि जब शाहिद कपूर जैसे नॉर्थ इंडियन बड़े स्टार की जो फिल्म है वो पोस्टपोन कर दी गई इस वेग को देखते हुए, है ना, कि कोरोना का जो ये वापस शुरू हो रहा है नया वेरिएंट। लेकिन वो फिल्म मेकर जो है अपनी फिल्म को अभी भी 7 जनवरी को ही रिलीज़ करने को तैयार है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट को लेके कि उसने जो बनाई है, उन्होंने जो बनाई है, उनकी फिल्म लोगों को पसंद आएगी, है ना। और उनके चाहे जो भी और लॉजिस्टिक्स वाले जो मसले रहे हों कि और लेट नहीं कर सकते तमाम, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने फिल्म को रोक के रखा, थिएटर में रिलीज़ करने का तारीख तय किया, और अब उस तारीख पे आ रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
तो ये अभी है। जी। और जैसा कि मैं अगला पॉइंट जो था, जैसा कि टाइटल देख चुके हैं आप लोग भी, कि अगर जिस हिसाब से प्रमोट की जा रही है, चाहे वो कपिल शर्मा शो पे आना हो या फिर बॉम्बे के प्रमोशन इवेंट में हो जहाँ पे अजय देवगन के सामने एनटीआर से हिंदी बुलवाई गई, जहाँ जूनियर सलमान एनटीआर खान से। ने बजरंगी भाईजान वो अनाउंस कर दी टू, वो मुंबई का हाँ ही इवेंट था। हाँ, मुंबई के इवेंट में सलमान खान ने बजरंगी भाईजान 2 अनाउंस की, वो भी आर का ही इवेंट था। तो इतना सब कुछ हो गया है, तो नॉर्थ साउथ का डिफरेंस क्या ऐसी फिल्मों से ख़त्म होगा कि, या फिर हम रीमेक का जो कल्चर है कि साउथ से फिल्म आई और हमने रीमेक की, ताकि प्रोड्यूसर क्या कहते हैं कि रीमेक करने का पर्पस ये है कि वो कहानी ऑलरेडी सॉलिड थी, हमने उसको उठाया, क्यों रीमेक किया ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो आपके हिसाब से कौन सा तर्क ज़्यादा सही है, ऐसी पैन इंडिया फिल्म बनाना या फिर रीमेक वाली बात कि रीमेक बनाई और वो कहानी पूरे देश तक पहुंचा दी, वरना वो मलयालम या तेलुगु रीजन तक ही रह जाती? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का जो डिफरेंस है वो अब एक्चुअली बचा नहीं है ना, कि अब वो जो है वो खाई पड़ती जा रही है हर बीतते दिन गुजरते समय के साथ, है ना। तो अभी ये पैन इंडिया बोला आपने, है ना। जी जब अब कोई हिंदी फिल्म रिलीज होती है तो उसको भी अन्य भाषाओं में रिलीज किया जाता है, उसको पैन इंडिया फिल्म नहीं बुलाते हैं, है, क्योंकि अपनी साउथ इंडियन ऑडियंस और नॉर्थ इंडियन ऑडियंस की सेंसिबिलिटी जो है ज़्यादा मैच नहीं करती हैं, है ना। लेकिन अब जब वो दोनों जब जब से बाहुबली आई है तब से वो खाई जो है वो पटने लगी है। और जहाँ तक रीमेक्स वगैरह की बात रही है, जो भी मसला रहा, तो ये आज से नहीं हो रहा, ये पहली बात थोड़ी है जो कि रीमेक्स साउथ इंडियन फिल्मों के रीमेक हिंदी में बन रहे हैं या हिंदी फिल्मों के साउथ इंडियन रीमेक्स बन रहे हैं। बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे आप अगर वो देखेंगे, सबसे मेजर एग्जांपल हम उठाते हैं रजनीकांत को, है ना। तो रजनीकांत के करियर की 10 फिल्में जो हैं उनकी फिल्मोग्राफी की अमिताभ बच्चन की फिल्मों की रीमेक है। जी, कौन कौन सी बताना चाहेंगे? एक तो डॉन की रीमेक थी, बिल्ला, और तमाम है, मतलब मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, मैं आपको बता सकता हूँ जी जी। कि ये है। क्योंकि अब तक क्या होता था कि कॉमन जो परसेप्शन था, हमारी जनता क्या समझती थी कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले उठा लेते हैं साउथ से, तुम अपना ओरिजिनल कब बनाओगे, कब तक रीमेक करते होगे। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि साउथ इंडस्ट्री भी पुराने टाइम से हिंदी से रीमेक करती रही है, मतलब ये रिश्ता, ये प्यार दोस्ती चलती रही है। मैं आपको 10 फिल्में अभी गिना सकता हूँ जो रजनीकांत की फिल्में हैं जो कि अमिताभ बच्चन की हिंदी फिल्मों के रीमेक्स हैं। उन 10 फिल्मों की लिस्ट हमने तैयार की है। आपको पहली फिल्म मैंने बता दी, बिल्ला, जो कि डॉन की रीमेक थी। उसके बाद अमर अकबर एंथोनी को भी रीमेक किया रजनीकांत ने, शंकर सलीम और साइमन के नाम से। और तीसरी फिल्म है जो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, खून पसीना, जिसको रजनीकांत ने शिवा नाम से रीमेक किया। उसके बाद त्रिशूल को मिस्टर भरत नाम से बनाया गया, लावारिस को पन्नाकरण के नाम से बनाया गया, मर्द को मावीरन के नाम से बनाया गया, नमक हलाल को वेलईकरण के नाम से बनाया गया, दीवार को थी के ना दी, थी या दी, जो भी प्रोनाउंसिएशन होता हो, दी के नाम से बनाया गया दीवार को। खुद्दार को पदी कथावन के नाम से बनाया गया। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, हम लिस्ट लेके बैठे तो कर सकते हैं। और ये तब की बात नहीं है, आज भी, आज की तारीख में भी बहुत सारी हिंदी फिल्में हैं जो साउथ में रीमेक हो रही हैं। जैसे आप श्री राम राघवन की आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म अंधाधुन को ले लीजिए। अंधाधुन के अभी रिसेंटली दो रीमेक्स आए हैं। एक तो मलयालम भाषा में आई है, भ्रमम, जिसमें पृथ्वीराज ने लीड रोल किया है। दूसरा नितिन की फिल्म आई है जिसका नाम है माइस्ट्रो। दूसरी फिल्म उनकी माइस्ट्रो आई है नितिन की, वो है। उसके अलावा पिछले दिनों अभी आप सोचिए वो जो फिल्म रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की थी, बैंड बाजा बारात, उसको भी, सॉरी, आहा कल्याण के नाम से बनाया गया। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है, लेना देना लगा हुआ है। अब हमारा क्या है कि हिंदी ऑडियंस, वहाँ पे आपके 3 भाषाओं में चीज़ें बढ़ जाती हैं, है ना, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, 4 भाषाएं। हमारे यहाँ क्या है कि हम चारों भाषाओं से मिला के एक ही जगह फिल्म बनाते हैं। हाँ, तो ये बहुत तारीफ की बात नहीं है कि हम वहाँ का कंटेंट उठा के अपने यहाँ बना रहे हैं, वो रेपिटेशन ही है सॉर्ट ऑफ, है ना। लेकिन वो है कि उसमें कुछ गलत नहीं है। हर चीज़ गलत सही में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो फिल्में वहाँ अच्छा कर रही हैं, है ना। प्रोड्यूसर को लगा, अब अभी पिछले दिनों वो आई थी अर्जुन रेड्डी आई, उसको रीमेक किया गया, तमिल में भी उसको रीमेक किया गया, जिसमें विक्रम के बेटे ने डेब्यू किया है, ध्रुव ने। आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा के नाम से आई थी, उसको हिंदी में अर्जुन रेड्डी कबीर सिंह के नाम से रीमेक किया गया। तो वो हर जगह हो रहा है, सिर्फ हिंदी वाले ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन हिंदी वाले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि हम साउथ इंडियन फिल्मों को बैक टू बैक जो है
अभी आपको हम बताने पे हैं तो कम से कम 10 से 15 फिल्में यूं चली आएंगी, साउथ इंडियन फिल्में जिनको हिंदी में रीमेक किया जा रहा है, जो कि कुछ फिल्में याद आ गई हैं आपको जो हाल फिलहाल में आने वाली हों या जिन पे काम चल रहा हो? सबसे पहले तो वो अक्षय कुमार वाली, इसमें मिशन सिंड्रेला बन रही है, राज शासन के नाम से जो फिल्म आई थी उसका हिंदी रीमेक बन रहा है। अला वैकुंठ पुरमुलो जो अल्लू अर्जुन की फिल्म थी उसके उस पे के ऊपर शहजादा बन रही है कार्तिक आर्यन की। चर्चा थी कि मास्टर को भी हिंदी में रीमेक किया जाएगा सलमान के साथ, लेकिन अभी वो कहीं से वर्कआउट होता नहीं दिख रहा है। लेकिन और भी ऐसी तमाम लिस्ट हैं, कैथी का रीमेक आ रहा है जिसमें अजय देवगन काम कर रहे हैं, तो तमाम ऐसी पेज में है। और अभी हम लिस्ट निकाल के बैठेंगे तो आपको हम गिना देंगे, लेकिन वो बात लिस्ट की नहीं है, बात है उस इंटेंशन की कि आप किस इंटेंशन से फिल्म बना रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि हम उस कहानी को, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना, उसको हम ला के साउथ इंडिया में देख ली गई, हम इसको नॉर्थ इंडिया में दिखाएं, या आप उसको इसलिए उठा रहे हो क्योंकि वो फिल्म साउथ इंडिया में बड़ी सक्सेसफुल रही, तो उसको हम उसका जो है उसको हम कैश करते हैं हिंदी में बना के। तो सारा खेल इंटेंशन का है। तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद आता है, याद आ रहा है अभी, कि अनरिलेटेड है ऐसा, मतलब बस वो है कि पैसे की बात है तो दिमाग में आ गया कि सुभाष घई कोई पिक्चर बना रहे थे नसीर के साथ। तो उनसे नसीर को उन्होंने कहा कि आप तो छोटे बजट की फिल्में करते हो और हमारी एक फिल्म कर लो और उसके पैसे मत लो या कम ले लो। नसीर ने कहा ऐसा मैं क्यों करूँगा, कि मैं उनके लिए छोटी बजट की फिल्में करता हूँ जो कंटेंट ड्रिवन पैरेलल सिनेमा बनाते हैं। उनके पास कंटेंट है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा अगर मैं उस फिल्म में चला जाऊँगा तो वो फिल्म बन जाएगी। आप एक फिल्म, सुभाष घई को नसीर ने कहा कि आप एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आप तमाम सुपरस्टार्स को लेकर फिल्में बनाते हैं, उनको आप भर भर के पैसे देते हैं, आपकी पिक्चरें भर भर के पैसे कमाती हैं, रेगुलर पॉट बॉयलर्स टेंट पोल जो भी कहते हैं वो पिक्चरें होती हैं आपकी, तो मैं आपसे पैसे क्यों नहीं लूँ। तो जाहिर तौर पे ये बिल्कुल इसका जवाब कोई क्या ही देगा, कि उसके जो नसीर कह रहे हैं उसमें उनकी बात में लॉजिक है। आपको जोड़ना चाहेंगे हम इसमें? इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मतलब नसीर साहब की बात से एग्री करूँगा यहाँ इस पॉइंट पे कि मतलब बड़े एस्टेब्लिश्ड फिल्म मेकर्स हैं या बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इनके पास तमाम रिसोर्सेज हैं जो कि इंडी फिल्म मेकर्स के पास नहीं होते। इंडी फिल्म मेकर्स भी नया टर्म निकल के आया है, पहले पैरेलल सिनेमा कहा जाता था, जिससे शाम में निकल बहुत खफा हो जाते हैं। वो नहीं मानते कि पैरेलल सिनेमा नाम का कोई शब्द होता है, बस मेन स्ट्रीम है और उनके साथ ही ये सिनेमा भी बेहतर रहता है। हालांकि ये नई चीज़ें नहीं है, मतलब अगर मैं बात करूँ सारा आकाश जो 67 या 69 में आई थी, तब से लेके मनी कॉल की फिल्में, उसकी रोटी, तब से ये फिल्म मेकर्स काम करते रहे हैं जो लीक से हटके काम करना चाहते हैं। और अगर रीमेक्स की भी बात करें, जैसे हम टॉपिक से इधर हो गए थे, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ लेकिन तो रीमेक्स की बात करें तो मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा, दिव्यांशु चतुर्वेदी कह रहे हैं कि थर्डम, विक्रम वेदा और यू टर्न के भी हिंदी रीमेक आ गए हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थर्डम में आदित्य रॉय कपूर काम कर रहे हैं और विक्रम वेड़ा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान काम कर रहे हैं, और यू टर्न में कभी अलाया एफ है अलाया एफ काम कर रही हैं। जी। तो ये 3 पिक्चरें होगी, और भी बहुत सारी पिक्चरें हैं, आप वो चर्चा का विषय बनेंगी समय के साथ, बीतते समय के साथ, क्योंकि अभी तो देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन और ये अलर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, कोविड का वापस से मसला शुरू हो गया है, तो जैसे निपटेंगे। अभी कार्तिक जो है शहजादा, उन्होंने पूरी दिल्ली में ऑलमोस्ट शूट की है, तो वो हमेशा आप उनके इंस्टाग्राम पोस्ट निकाल के देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सर्दी कभी देखी नहीं है, कि उनको इतनी सर्दी लग रही है दिल्ली में। तो दिल्ली में वाकई सर्दी है, लेकिन भाई फिल्म बन रही है, उसकी गर्मी भी है। और मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी याद आई, ये भी अनरिलेटेड है, नसीर की बात चल रही तो उससे याद आई। एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे कि नसीरुद्दीन शाह ने किस फिल्म में सलमान नाम का रोल निभाया है? अगर आपको ये कैरेक्टर याद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइव के एंड होते तो अगर आपने बता दिया तो ठीक, नहीं तो लास्ट में हम आपको बताएंगे। अब हाँ सवाल ले लेते हैं कुछ। हाँ, सवाल अगर आप लोग के कुछ भी जो भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हो तो आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आंसर करें। विवेक व्यास कह रहे हैं कि ललन टॉप सिनेमा रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर मेकिंग दिस गुड चैनल फॉर सिनेमा लवर्स। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। लेकिन हमारी जो हिम्मत है, हमारा जो वो मोटिवेशन है, वो फ्यूल है काम करने का, वो ईंधन है, वो आप लोग ही हो। आप लोगों का फीडबैक ही है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, हम उसे पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी कमी आती है, कुछ भी कमी आती है, आप हमें ज़रूर बताइए, आपका फ़र्ज़ है। आपके टाइम की वैल्यू करना हमारा फ़र्ज़ है। तो और आगे जाते हैं 7MD में। वेरी गुड। मयंक दधीच ने बताया है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें
सलमान का रोल, सलमान नाम का कैरेक्टर प्ले किया था नसीर ने, जो कि गेस्ट अपीयरेंस था। और उसमें उन्होंने फरहान अख्तर के कैरेक्टर के पापा का रोल किया था, जिसने उसको बचपन में छोड़ दिया था, जी। जिससे वो बाद में जाते हैं, जब अपने ट्रिप पे, बॉयज़ ट्रिप पे जाते हैं, तो एक दिन का समय निकाल के उनसे अपने पिता से मिलने जाते हैं। तो उनके बीच एक बड़ा, बहुत ही सुंदर जो है और बड़ा इमोशनल सीन है, जिसकी मेकिंग का आपको वीडियो जो है कि वो सीन कैसे, जब इमरान जो है, फरहान का कैरेक्टर इमरान जो है अपने पिता सलमान से मिल रहा है, तो वो सीन कैसे शूट किया गया, कैसे बनाया गया, इससे रिलेटेड हमारी एक स्टोरी लगी है हमारी वेबसाइट पे, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ नहीं पढ़ पाते तो आप यूट्यूब पे रीमा काकती और जोया अख्तर की का यूट्यूब चैनल है टाइगर बेबी फिल्म्स, उसके ऊपर उनकी फिल्मों से रिलेटेड जो है बहुत सारे सीन्स को डिकोड किया गया है, तोड़ा गया है, बिहाइंड द सीन्स बताया गया है। वो एक्टर जैसे फरहान इस सीन के बारे में बताते हैं कि इस वीडियो में उन्होंने कैसे शूट किया, साथ में स्क्रिप्ट चलती रहती है और फरहान बताते रहते हैं कि वो क्या शूट था, कैसे हुआ, क्या इम्प्रोवाइजेशन था, क्या हो रहा था, कैसा लग रहा था, तमाम तरह की चीज़ें। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते इस हैं। टॉपिक पे आना चाहूँगा। पीयूष जायसवाल जी पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट राधे श्याम कलेक्शन? और इससे जुड़ा एक और सवाल है श्वेतांग। एक और सवाल हमें आया था दिव्यांशु चतुर्वेदी का। उन्होंने पूछा था कि नॉर्थ इंडिया में पुष्पा जैसी फिल्म ने 83 से बेहतर काम किया, जबकि इतना प्रमोशन भी नहीं हुआ था पुष्पा का हिंदी आर्ट बेल्ट में। और इस अगर पैटर्न को देखा जाए तो राधे श्याम और ऐसी फिल्मों के साथ क्या होगा? पुष्पा, जब मैंने पुष्पा देखी थी, मैंने पुष्पा के रिव्यू के लिए फिल्म देखी थी, तो जब मैंने पुष्पा देखी तो उसमें आपको देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऊंची नीची हैं, लेकिन पुष्पा प्रॉपर मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म है, उसको आप देख के एंजॉय करोगे। उसकी तुलना 83 से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुष्पा को रिलीज़ हुआ अभी टाइम हो गया है ना। पुष्पा को रिलीज़ हुए कम से कम 15 से 18 दिन हो चुके हैं, वो 17 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी, 83 24 को रिलीज़ हुई है ना। तो अभी उसको थोड़ा टाइम दीजिए। 83 एक ऐसी 83 वो फिल्म है ना कि उसको आप आज नहीं देखोगे, कल देखोगे, लेकिन आप उसको देखोगे ज़रूर। और वो जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है उस फिल्म को देखने का, वही उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि उस मैच की कहानी या उस पूरी टूर्नामेंट की कहानी, जिसके सबसे पहले फाइनल मैच की बात करते हैं जो इंडिया ने खेला था, वो दुनिया, मतलब इंडिया में प्रसारित ही नहीं हुआ था। बताया जाता है कि बीबीसी की हड़ताल चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने क्या हुआ, तमाम तरह रिकॉर्ड ही नहीं हुआ के, वो। हाँ, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो वो मसला था। तो इसलिए जब आप उस फिल्म को घटते हुए स्क्रीन पर देखते हो तो वो एक इमोशनल राइड है ना। और कबीर खान ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनको बताया जाता है कि इमोशन पे उनकी पकड़ है ना। तो वो वाला फैक्टर है। तो आप 83 को थोड़ा टाइम दो, अभी जज नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ा खुलने देते हैं अभी। और कोई सवाल? मयंक दरीज पूछ रहे हैं, क्या RRR पोस्टपोन होगी? दोस्त, सबसे पहले हमने इसी से शुरुआत की थी। RRR पोस्टपोन नहीं हो रही है अभी की खबर के मुताबिक, आज के मुताबिक जब हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, दोपहर को हमें पता चला तरण आदर्श के ट्वीट से। तरण आदर्श ने बताया कि उनको SS राजामौली ने खुद कंफर्म किया है कि RRR अपनी तय तारीख पर, यानी 7 जनवरी 2022 को ही इंडिया समेत दुनिया भर में रिलीज़ होगी। वो बैकआउट नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी फिल्म को बहुत डिले कर चुके हैं। जी। और मैं सवाल देख लेता हूँ एक बार, वरना फिर हम रैप अप करते हैं। विवेक व्यास जी बोल रहे हैं, RRR टीम जब तक ललन टॉप पे ना आए तब तक उनका प्रमोशन फीका है। हम कोशिश करेंगे उनको लाने के लिए ललन टॉप तक, बिल्कुल। ललन टॉप सिनेमा तक। इससे याद आया कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ललन टॉप सिनेमा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जो भी बातचीत करने, आपसे ही बातचीत करने आ रहे हैं, तो आप तक वो खबर हमारे आने से, हमारे आने के साथ पहुंच जाए कि हम आगे आपके साथ बातचीत करने, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम जब भी कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। @ललन टॉप सिनेमा के नाम से हमारा पेज है। जी, मूविंग ऑन। RRR की टीम आती है हमारे यहाँ और कुछ होता है तो भी आप मिस ना कर जाएं, इसलिए भी। हाँ, इसलिए हाँ, RRR की टीम को आप बुला रहे हो कि RRR की टीम आनी चाहिए, वो टीम आएगी, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, वो आगे चली गई, आप कितने दिनों बाद देखोगे? अगर आपने किया है तो आप तुरंत देख लोगे। गुरु फायदे का सौदा है गुरु। हाँ, सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। राधे श्याम कलेक्शन, पीयूष जी, मुझे उम्मीदें हैं राधे श्याम से, लेकिन प्रभास की फिल्म में वो पूछेंगे कि आपने मेरा क्वेश्चन स्किप कर दिया। मसला ऐसा है कि फिल्म का जो ट्रेलर आया अभी कुछ दिन पहले राधे श्याम का, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यूज़ आए हैं। मतलब या तो लोगों को कि उसकी तारीफ ही कर रहे हैं कि अरे प्रभास अपनी इमेज ब्रेक करके रोमांटिक बॉय लग रहे हैं, या फिर उसकी बुराई हो गई कि प्रभास किस लाइन में आ गए भाई साहब आप। तो इसलिए अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। फिल्म आ जाए, फिल्म हम भी देखेंगे, आप भी देखिए, फिर डिसाइड करते हैं कि कैसी है कैसी नहीं है। और अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। बाकी बड़े लेवल पे प्लान हुई है तो कुछ तो सोचा ही होगा मेकर्स ने। और देख लेते हैं
विवेक व्यास जी कह रहे हैं डन ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू विवेक जी। नोटिफिकेशन बेल फिर से अंधेरा हो चला है लेकिन कहीं आप झूठ तो नहीं कह रहे, बत्ती चली गई। हाँ नहीं नहीं, शक्तिमान फिर जीतेगा, किलविश को नहीं जीतने देंगे हम। आधी लाइट आ गई है, आधी, हाँ ये वाह, देख लो, पूरी लाइट आ कहा गई है। था जीत शक्तिमान की ही होगी, अंधेरा हारेगा हमेशा। तो हमारे सवालों का सिलसिला भी अभी खत्म हुआ। आपके इस लाइव के अलावा भी जो भी सवाल हों हमें भेजते रहिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पूछिए हमसे सवाल। या कोई आप चाहते हैं कि ये न्यूज़ हमें कवर करनी चाहिए सिनेमा से रिलेटेड, किसी फिल्मी शख्सियत से रिलेटेड, और हम नहीं कर रहे हैं तो हमें बताइए, आपका फ़र्ज़ है पूरा। यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, ललन टॉप सिनेमा पे सब्सक्राइब कीजिए, और जो हम काम कर रहे हैं अपना फीडबैक दीजिए। ऐसे ही चलता रहेगा यार, ये सिलसिला चलता रहेगा। और आप अगर किसी विषय पर चाहते हैं कि हम बात करें लाइव में, तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं, या हम जब भी लाइव करें उसमें आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, ताकि हम उस विषय को पिक करें, और जिस पे आप चाहते हैं, जिस पे ज़्यादा लोग चाहते हैं बात करना, हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ललन टॉप सिनेमा यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए, उसके थ्रू हम जुड़े रहेंगे। बाकी हाँ, कोई और आ रहा है? दो सवाल हैं, एक जी। तो जाने से पहले ये ले लेते हैं बस। हरि कृष्ण अग्रवाल जी पूछ रहे हैं पृथ्वीराज डिले हो चुकी है क्या? अभी तक इसको लेके कोई अपडेट नहीं आया है। अभी तक पृथ्वीराज की डेट जो पहले अनाउंस की गई थी 21 जनवरी ही है। मेकर्स ने ना कुछ हाँ कहा है उसके बाद या ना कहा है, तो अब हम ही ये मान के चलेंगे 6:26 के हिसाब से कि 21 जनवरी ही रिलीज डेट है। और मयंक ददीज हमारे नाम पूछ रहे हैं, मैं हूँ यमन और मैं हूँ श्वेतांक। इसके आगे तो हाँ, और कोई सवाल मुझे मिल नहीं रहे, हम रैप अप कर सकते हैं। हाँ, तो आज की बातचीत यहीं तक। आपसे फिर कल फिर मुलाकात होगी, एक नए विषय पर हम बात करेंगे आके आपसे। आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, आप हमें बताते रहिए, हमें कमेंट करके बताते रहिए। आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड। हाँ, गुड नाइट हो गई है वैसे, शाम काफ़ी हो गई है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और ललन टॉप सिनेमा पे कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, बाय। दीजिए शतांक, मुझे लाइव कैंसिल करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा।